हेज़ल हंटर ने हाथ बढ़ाया और उसके सामने अंतरिक्ष में लहरें दिखाई देने लगीं। अगले ही पल वह उनसे फिसल गया और हजारों मील दूर फिर से प्रकट हो गया। इस प्रक्रिया को अनगिनत बार दोहराते हुए अपनी विशाल साधना के बावजूद उसने पाया कि उसकी सांस फूल रही है। हालांकि जब इस स्तर की प्रतिभा की खबर फैलती है तो निस्संदेह अनगिनत शक्तियाँ लाल आंखों के साथ दौड़ पड़ती हैं। एक पल की देरी का मतलब हो सकता है कि अवसर पूरी तरह से खो दिया जाए। कलाई हिलाने पर उसकी हथेली में एक नक्शा दिखाई दिया। उसे देखते ही हेज़ल हंटर ने राहत की सांस ली। अब यह पास ही होना चाहिए। लगभग पूरे दिन की उन्मत्त यात्रा के बाद उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी और उसकी आत्मा पूरी तरह से थक चुकी थी। उसने एक गोली निकाली, उसे निगल लिया और महसूस किया कि उसके शरीर में ऊर्जा फिर से भर गई है। इससे पहले कि वह फिर से अंतरिक्ष में चीरता हुआ आगे बढ़ता, एक दर्जन या उससे अधिक छलांगों के बाद उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और वह अनायास ही रुक गया। आगे बिजली की चमक से ढका एक विशाल विस्तार था जो हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ था। बिजली की गड़गड़ाहट लगातार भयंकर रूप से गरज रही थी, मानो किसी भी क्षण गिरने को तैयार हो। उसने पहले भी बिजली देखी थी और बिजली की कोई भी चमक उसके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को परेशान नहीं करती, लेकिन यह बिजली, यहाँ तक कि उसके दिल में भी ठंडक महसूस हुई। यह उस प्रकार की बिजली है जो स्वर्ग के भाग्य के लिए प्रतियोगिता के दौरान दिखाई देती है। क्या यह हो सकता है कि स्वर्ग के भाग्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाला एक अद्वितीय विशेषज्ञ आगे है? स्वर्ग के भाग्य का 7वां स्तर, जिसे भाग्य ग्रहण क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा क्षेत्र था जहां स्टार रिवर क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी एक उंगली से नष्ट किया जा सकता था। यह समझ में नहीं आता। एक भाग्य निर्धारण विशेषज्ञ केवल भाग्य की नदी के पास ही संकट से गुजरने की हिम्मत करेगा। यहाँ ऐसा करने का प्रयास मौत को आमंत्रित करने के समान होगा। रुको, यह माया सिटी है। क्या यह हो सकता है कि उन 3 प्रतिभाशाली लोगों की उपस्थिति ने स्वर्गीय दाव के क्रोध को भड़का दिया है, जिससे यह बिजली आ गई है? जैसे ही उसने अपने स्थान की पुष्टि की, हेज़ल हंटर का दिल बैठ गया। यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद अगर ये तथाकथित प्रतिभाशाली लोग बिजली के एक बोल्ट से मारे गए होते तो वह अपने दुर्भाग्य पर विलाप करता रह जाता। मुझे जल्दी से देखना होगा। वह थोड़ी देर के लिए ही हिचकिचाया और फिर अपने दांत पीसते हुए घटना स्थल की ओर भागा। इतनी बड़ी बिजली के नीचे अंतरिक्ष संरचना अस्थिर थी। पहले की तरह यात्रा करने से उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही आसानी से मारा जा सकता था। कैप्टन हू मेघ के सामने घुटनों के बल बैठ गया। महाराज को सूचित करना चाहता हूं कि अधिराज के शिष्यों को जहर दे दिया गया है और अब वे हमारे नियंत्रण में हैं। मेघ ने राहत की सांस ली। सुभनाश की हत्या की बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के लिए खुद को मजबूर करना एक जुआ था। अगर अधिराज ने पैसे ले लिए होते लेकिन उसे पूरा नहीं किया होता तो उसका अंत हो जाता। लाभ उठाने से यह सुनिश्चित हो गया कि अधिराज भले ही मामले को स्वीकार करने के लिए तैयार न हो,
लेकिन लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करेगी। क्या तलवार चाकू सेक्ट के सेक्ट लीडर अभी तक भुवनेश्वर के निवास से बाहर आ चुके हैं? मेघ ने स्थिति पर नजर रख रहे एक गोल्डन गार्ड की ओर रुख किया। महाराज को रिपोर्ट करते हुए वह अंदर आने के बाद से बाहर नहीं आया है। गोल्डन गार्ड ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह भुवनेश्वर के साथ आखिर क्या चर्चा कर रहा है? मेघ का चेहरा संदेह से भर गया। जांच जारी रखो। तभी काले बादल सिर पर छा गए और आसमान में भयंकर गड़गड़ाहट हुई। एक नजर ने मेघ के चेहरे को चादर की तरह पीला कर दिया। माया सिटी बर्बाद हो गया है। इस बिजली में इतनी शक्ति थी कि अगर यह गिरती तो न केवल वह बल्कि पूरा माया सिटी एक पल में राख में बदल जाता। आखिर क्या हो रहा था? नहीं, बिजली का केंद्र। उसकी पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं। बिजली की चमक एक के बाद एक परतों में फैलती जा रही थी। इन छल्लों का बिल्कुल बीचों बीच वह जगह थी जहां भुवनेश्वर रहता था, जो उनके घेरे का केंद्र बिंदु था। निवास के अंदर अधिराज बेचैनी से बैठा था। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थी। तलवार चाकू सेक्ट हेडक्वार्टर ने किसी को भेजने का वादा किया था, फिर भी लगभग एक दिन बाद भी किसी का कोई पता नहीं चला। क्या वे खो गए थे? आम तौर पर वह जब तक चाहे तब तक इंतजार कर सकता था, लेकिन अभी मेघ पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। उसने सुबहनाश और तूफान को मार डाला था और अब इस जगह को घेर लिया था। अधिराज को पता नहीं था कि कब उन पर तूफान आ जाएगा। अपनी वर्तमान स्थिति में वह विरोध करने में असमर्थ था। जहां तक भुवनेश्वर का सवाल है, वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और यह स्पष्ट नहीं था कि वह ठीक हुआ है या नहीं। यह वाकई एक मुश्किल समय था। ऊपर देखते हुए अधिराज ने रोमा और अन्य लोगों को अत्यंत ध्यान के साथ शांतिपूर्वक साधना करते देखा। ये प्रतिभाशाली लोग बहुत मेहनती थे। अगर तलवार चाकू सेक्ट हेडक्वार्टर उन्हें वापस ले जाने में कामयाब हो गया तो यह वाकई सौभाग्य की बात होगी। चलो थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। यह समझते हुए कि यह अधीरता दिखाने का समय नहीं था, अधिराज ने गहरी सांस ली और अपनी मानसिकता को समायोजित करने के लिए तैयार हो गया। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अपना सिर ऊपर उठाकर बाहर देखा। उसे पता ही नहीं चला कि आसमान काला हो गया था और अनगिनत बिजलियां ऊपर लटक रही थी, गिरने के लिए तैयार। हालांकि अधिराज ने पहले भी गरज के साथ बारिश का अनुभव किया था, लेकिन बिजली के ये झटके उसे बहुत दूर से महसूस हुए। हालांकि ये बिजली के झटके बहुत करीब थे, जैसे कि वे किसी भी समय उसे मार सकते थे। बर्बाद भय से अभिभूत होकर वह सहज रूप से भागने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जल्द ही उसे कुछ अजीब बात का एहसास हुआ। बिजली का केंद्र यहाँ नहीं है, ये भुवनेश्वर का घर है। भंवर का दिल सीधे भुवनेश्वर के क्वार्टर की ओर इशारा कर रहा था।
यह व्यक्ति किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक को दूसरे चरण तक विकसित करने में सफल रहा था और निश्चित रूप से प्रतिभाशाली था। लेकिन ऐसी प्रतिभा भी इस परिमाण की बिजली को आकर्षित नहीं कर सकती। यह खत्म हो गया है। इस बिजली की शक्ति को देखते हुए वह इसमें फंस सकता है और अपनी जान गंवा सकता है। नहीं, मुझे पहले ही यह देखना होगा कि क्या हो रहा है और क्या इसे हल करने का कोई तरीका है। बैठे रहने में असमर्थ अधिराज बाहर चली गई। जैसे ही अधिराज ने जांच करने के लिए दरवाजा खोला, मोहन उसके आगे आ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह तेज बिजली को घूरने लगा। उसके पैर कमजोर लग रहे थे। मूल रूप से मोहन ने बिना किसी विशेष आदेश के बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मंडराते खतरे ने उसे मजबूर कर दिया। उसका ये मास्टर वास्तव में एक मुश्किल व्यक्ति था। हमेशा या तो परेशानी खड़ी करता था या सीधे उसमें उलझ जाता था। क्या वह मोहन से सीख नहीं सकता था और कम प्रोफाइल नहीं रख सकता था? क्या हुआ? विपिन की आवाज़ गूंजी। जब वह आगे बढ़ा और थोड़ा भौहें सिकोड़ ली, बीच में ही उसे टोका गया और वह गहरे आत्मज्ञान की स्थिति से बाहर आ गया। अपनी साधना के माध्यम से उसकी स्वर्गीय की सच्ची ऊर्जा पूरी तरह से स्वर्ग के करुणा की गहन सच्ची ऊर्जा में परिवर्तित हो गई थी, जो एक शुद्ध और असीम शक्ति थी। उसने यह भी महसूस किया कि 999 अश्व शक्ति की बेड़ियां ढीली पड़ने लगी हैं। हालांकि यह इस पर विचार करने का समय नहीं था। दरवाजा खोलकर उसने ऊपर देखा और देखा कि आसमान में बिजली चमक रही है। क्या हो रहा है? उसकी आंखें धुंधली हो गईं और वह लगभग बेहोश हो गया। मोहन, क्या हुआ? बिजली का इतना बड़ा तूफान कैसे आया? विपिन का सिर घूम गया। वह तो बस कुछ समय से ही साधना कर रहा था। बात यहां तक कैसे पहुंच गई? नहीं, यह संभवतः उसका काम नहीं हो सकता, है ना? ऊपर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि बिजली का केंद्र बिंदु वास्तव में वह था। चटकती हुई चापें उसकी हर हरकत का अनुसरण कर रही थी, जो मास्टर टीचर महाद्वीप पर उसके द्वारा सामना की गई परेशानियों के समान थी। बिल्कुल सही। विपिन अवाक रह गया। अपनी हताशा के बावजूद उसने जल्दी से चीजों को एक साथ जोड़ दिया। बिजली को स्वर्ग की तलवार तकनीक के पाथोस की करुणा से जोड़ा जाना था। यह तकनीक स्वर्ग से परे थी, अनिवार्य रूप से दंडात्मक बिजली के रूप में स्वर्गीय दाव के क्रोध को आकर्षित करती थी। यह काम नहीं करेगा। इस बिजली की शक्ति बहुत ज्यादा है। अगर यह गिरती है तो विपिन वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड को पूरी तरह जलाकर भी इसे झेल पाना मुश्किल होगा। बिजली की जांच करने के बाद विपिन जल्दी से एक निष्कर्ष पर पहुंच गया। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट पर वापस आकर वह बिजली के साथ खेल सकता था और उसका इस्तेमाल शरीर को निखारने के लिए कर सकता था। लेकिन यहाँ यह असंभव था। बोल्टों की ताकत को देखते हुए उसकी पूरी ताकत भी उसे ऐसी सजा सहने नहीं देगी। बिजली और रिश्तों को विकसित होने में समय लगता है। छोटे तूफानों से शुरुआत करें और इस तरह की भयावह चुनौती का सामना करने से पहले एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाएं। सीधे इसमें कूदना
सिर्फ मौत की ओर ले जाएगा। ये बिजली यहाँ स्वर्ग की तलवार तकनीक के कारण है। अगर मैं गायब हो जाऊं और ये कोई लक्ष्य न पा सके तो यह स्वाभाविक रूप से विलुप्त हो जाएगी। विपिन को इस मुद्दे की जड़ को पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस विपत्ति जैसी बिजली में दंडात्मक इरादा था। एक बार जब इसका लक्ष्य गायब हो जाता तो तूफान धीरे धीरे अपने आप ही गायब हो जाता, जिससे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचता। यह एहसास होने पर विपिन ने संकोच नहीं किया। एक पल में वह अपनी नई दुनिया में फिसल गया और ओरिजिन दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गया। उसका एक भी निशान नहीं बचा। इस बीच अधिराज उसके पास आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वाइस हॉल मास्टर कहाँ है? हमें तुरंत इस जगह को छोड़ने की जरूरत है, अन्यथा एक बार बिजली गिरने के बाद हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। जब अधिराज पहुंची तो विपिन दरवाजा खोलकर पहले ही गायब हो चुका था। विपिन को जाते न देखकर अधिराज की चिंता और भी बढ़ गई। मोहन ने माया सिटी के प्रमुख व्यक्ति अधिराज का सामना किया। आमतौर पर गोल मटोल कद वाले इस प्रबंधक ने अब अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधे हुए एक प्रभावशाली उपस्थिति का परिचय दिया। अपने भारी भरकम शरीर के बावजूद वह बहुत ऊंचा और प्रभावशाली लग रहा था। तुम इतना डर क्यों रहे हो? ये तो बस बिजली है, घबराने की क्या बात है? मोहन ने उपेक्षापूर्ण लहर के साथ कहा। बस बिजली? अधिराज लगभग बेहोश हो गई। यह कोई साधारण बिजली नहीं थी। इसकी शक्ति से माया सिटी को एक पल में नष्ट किया जा सकता था। फिर भी मोहन इसे ऐसे डाल रहा था जैसे कि यह हल्की बूंदाबांदी हो। क्या वह पागल था या बस अज्ञानी था? यह समझते हुए कि मोहन शायद स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पा रहा है, अधिराज ने अपनी चिड़चिड़ाहट को दबाया और खुद को शांत भाव से समझाने के लिए मजबूर किया। तुम नहीं समझ रहे हो, इस बिजली में जो शक्ति है वह अकल्पनीय है। अगर यह गिरेगी तो मैं भी राख हो जाऊंगा। इतना छोटा सा तूफान, मेरे हाथ का एक झटका और यह चला गया। मोहन ने शांत भाव से उत्तर दिया। जैसे ही अधिराज का गुस्सा चरम पर पहुंचा, मोटे प्रबंधक ने अपना हाथ उठाया और लापरवाही से आकाश की ओर हाथ हिलाया। भयंकर तूफान जो शहर को तबाह करने की कगार पर था, अचानक रुक गया, मानो किसी जबरदस्त ताकत से दबा दिया गया हो। बिजली की चमक गायब हो गई और एक बार अशुभ लगने वाला आसमान साफ हो गया। कुछ ही पलों में माया सिटी पर सूरज चमक उठा। अधिराज एकदम स्तब्ध होकर जम गई। एक ही लहर से मोहन ने इतना शक्तिशाली तूफान फैला दिया था कि वह स्टार रिवर रियलम विशेषज्ञ को भी नष्ट कर सकता था। यदि यह बटलर ऐसी बात आसानी से कर सकता है तो वह तथाकथित भुवनेश्वर, जिसकी वह सेवा करता था, कितना शक्तिशाली था। काफी देर तक अधिराज निश्चल खड़ी रही। उसके पास